नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और नेहरू पर फिर हमला बोला, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसे इतिहास के गलत प्रस्तुतिकरण के रूप में बताया है। कांग्रेस के मुताबिक 1937 में कोलकाता में हुई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में वंदे मातरम के पहले 2 पदों को राष्ट्रीय समारोह में गाने की सिफारिश की गई थी। इस निर्णय में रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह शामिल थी, जिन्होंने पहले 2 पदों की कोमलता और भक्ति की भावना को विशेष महत्व दिया। बाकी पद कम ज्ञात थे और उनमें कुछ धार्मिक विचारधारा थी, इसीलिए केवल पहले 2 पद अपनाए गए। RSS ने 1940 में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को दैनिक प्रार्थना के रूप में अपनाया और वंदे मातरम को अपनी शाखाओं में शामिल नहीं किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में कहा था कि RSS और भाजपा वंदे मातरम को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन अपनी शाखाओं में ना तो इसे गाते हैं और ना ही जनगण मन को। इसके बजाय वे अपनी प्रार्थना को प्राथमिकता देते हैं। RSS ने वंदे मातरम को क्यों नजरअंदाज किया? इतिहासकारों का मानना है कि 1930 से 40 के दशक में जब कांग्रेस ने इसे अपनाया, RSS ने अपनी अलग हिंदुत्व आधारित पहचान बनाई। वे इसे कांग्रेस का गीत मानते थे, जो मुस्लिम विरोधी विवादों से जुड़ा था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS इतिहास को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। महासचिव जयराम रमेश ने PM मोदी को मास्टर डिस्टोरियन कहा और कहा कि उन्होंने टैगोर और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। इस मास्टर डिस्टोरियन को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमारे संस्थापक पिताओं का और सबसे ऊपर टैगोर जी का अपमान किया है। नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने के जवाब में जयराम रमेश ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन क्या PM मास्टर डिस्टोरियन जवाब देंगे? पहला, कि 1940 के दशक में बंगाल में किस भारतीय नेता ने लाहौर में मार्च 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति के साथ गठबंधन किया? यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जयराम रमेश ने आगे पूछा कि जून 2005 में कराची में किस भारतीय नेता ने जिन्ना की तारीफ की? यह लाल कृष्ण आडवाणी थे। 2009 में किस भारतीय नेता ने अपनी किताब में जिन्ना की प्रशंसा की? यह जसवंत सिंह थे। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा से जुड़े नेताओं के जिन्ना से संबंधों पर भी सवाल उठने चाहिए। यहाँ पर इतिहास के एक और तथ्य का जिक्र जरूरी है। अंग्रेजों के समय अविभाजित बंगाल में जिन्ना ने अपनी मुस्लिम लीग का श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी से समझौता कर सरकार चलाई थी। इसी तरह हिंदू महासभा ने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। लोकसभा में वंदे मातरम पर तीखी बहस के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी और RSS पर निशाना साधा और उनके इरादों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता है, लेकिन बीजेपी RSS के अधिवेशनों में ऐसा होता है या नहीं? प्रियंका ने PM मोदी के नेहरू बोस पत्र के केवल चुनिंदा हिस्सों को पेश करने को गलत बताया और कहा कि पत्र का पूरा संदर्भ स्पष्ट करता है कि विरोध सांप्रदायिक ताकतों ने गढ़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लिए है और बीजेपी चुनाव के लिए। हम मिट्टी और देश के लिए लड़ते रहेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। प्रियंका ने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने वंदे मातरम को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना संविधान सभा के महापुरुषों का अपमान है। प्रियंका ने PM मोदी से ये भी सवाल किया कि बंगाल चुनाव के मद्देनजर ही सदन में बहस क्यों करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज सदन में वंदे मातरम पर बहस की 2 वजह हैं। बंगाल में चुनाव आने वाला है, ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री महोदय अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दी। ये सरकार उन पर नए आरोप लादने का मौका चाहती है। ऐसा कर मोदी सरकार देश को ध्यान जनता के जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर जोशीला भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहकर संबोधित किया, जिस पर TMC सांसद सौगत रॉय ने आपत्ति जताई, जिस पर मोदी ने तुरंत ही शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए बंकिम बाबू कहकर उनके सम्मान का भरोसा दिलाया। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था, जो 19वीं सदी के बंगाल के सबसे प्रभावशाली साहित्यकारों में से एक थे। लेकिन बंगाली में दा का इस्तेमाल एक दोस्ताना बड़े भाई के तौर पर किया जाता है, जबकि बाबू को एक फॉर्मल ऑनरेरी टाइटल माना जाता है। रॉय की बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री थोड़ी देर रुके, फिर कहा, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं बंकिम बाबू कहूँ, ठीक है, थैंक यू, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। बंकिम बाबू, थैंक यू दादा।
प्रधानमंत्री ने मजाक में कहा कि मैं आपको दादा कह सकता हूँ, है ना? नहीं तो आप इस पर भी एतराज करेंगे। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक गीत पर विशेष चर्चा शुरू की। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि बापू ने 2 दिसंबर 1905 को दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपिनियन में लिखा था कि बंकिम चंद्र द्वारा रचा गया वंदे मातरम पूरे बंगाल में बेहद लोकप्रिय है। गांधी जी ने इसे उस समय हमारा नेशनल एंथम जैसा बताया था और कहा था कि इसकी भावनाएं महान हैं तथा यह भारत को मां के रूप में देखते हुए देशभक्ति जगाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया कि जब 1905 में गांधी जी को यह गीत राष्ट्रीय गान जैसा लगता था तो फिर आगे चलकर इसके साथ अन्याय और विवाद क्यों हुआ। उन्होंने पूछा कि वह कौन सी ताकतें थी जिन्होंने बापू की भावनाओं से भी ऊपर होकर वंदे मातरम जैसे प्रेरक गीत को विवादों में घसीट दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 150 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर इन ऐतिहासिक परिस्थितियों से नई पीढ़ी को अवगत कराना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर सीधा हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत को टुकड़ों में बांट दिया और नेहरू ने कहा था कि वंदे मातरम मुसलमानों को भड़का सकता है। उन्होंने बताया कि 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ अभियान चलाया था और विरोध करने के बजाय कांग्रेस ने इस गीत की जांच शुरू कर दी। मोदी ने कहा कि नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लिखी चिट्ठी में भी वंदे मातरम को लेकर आपत्ति जताई थी। पीएम ने आगे कांग्रेस की इमरजेंसी पर भी निशाना साधा और कहा कि जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए तब देश का संविधान दम घुटने की हालत में था और देशभक्त जेलों में बंद थे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होना हमारे इतिहास और गर्व को फिर से याद करने का बड़ा अवसर है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद की बात तो करती है लेकिन आजादी के आंदोलन में उसके राजनीतिक पूर्वज कहीं दिखाई नहीं देते थे, जबकि कांग्रेस नेताओं ने जेल जाकर और जीवन देकर बलिदान दिए। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के असली योगदान को समझने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल को सिर्फ ध्रुवीकरण के नजरिए से देखती है और हर मुद्दे को बांग्लादेशी से जोड़ देती है। गोगोई ने पीएम मोदी पर वंदे मातरम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इस राष्ट्रीय गीत की मूल भावना को सम्मान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वोट चोरी के आरोप, दिल्ली ब्लास्ट और रुपए में गिरावट जैसे मुद्दों पर चर्चा न होने पर भी सरकार को घेरा, जिस पर भाजपा सांसदों और अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल ने उन्हें विषय पर रहने की सलाह दी। लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई विशेष चर्चा पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद में 200 साल पुराने वंदे मातरम पर बहस चल रही है, जबकि दूसरी तरफ इंडिगो उड़ान के यात्री फंसे हुए हैं और उन्हें जवाब नहीं मिल रहे। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता की असली परेशानियों से जुड़े संकटों का सामना करने की बजाय केवल प्रतीकात्मक मुद्दों में उलझी हुई है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा राजनीतिक दिखावा ना तो रोजगार पैदा कर सकता है, ना महंगाई कम करेगा और ना ही उन वास्तविक समस्याओं का समाधान देगा जिनसे करोड़ों भारतीय जूझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भगवत गीता पाठ इवेंट में अपनी गैर मौजूदगी को सही ठहराते हुए कहा कि यह कार्यक्रम बीजेपी से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर यह निष्पक्ष होता तो मैं निश्चित रूप से चाहती। मैं एक पार्टी और विचारधारा से जुड़ी हुई हूं और सभी धर्मों, जातियों और पंथों का सम्मान करती हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि वह ऐसे आयोजन में नहीं जा सकती जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से नफरत करते हों और महात्मा गांधी के आदर्शों का सम्मान नहीं करते। रविवार को आयोजित इस इवेंट में राज्य भर से लाखों लोग शामिल हुए और इसे 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले हिंदू पहचान का प्रदर्शन माना गया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस को भी निमंत्रण मिला था, जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गैर हाजिर रहीं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की गैर हाजिरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक सच्चे हिंदू को ऐसे इनविटेशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी आस्था पर शक होता है।
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामधेर मच्छी ने अपने 11 साथियों के साथ बरकट्टा थाने में सरेंडर कर दिया है। रामधेर एमएमसी यानी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के मुखिया थे। सरेंडर के दौरान माओवादियों ने AK-47, इंसास, SLR और कार्बाइन सहित कई हथियार पुलिस को सौंपे। इससे पहले रविवार को एमएमसी जोन के 10 माओवादी मध्य प्रदेश के बालाघाट में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में सरेंडर हुए थे, जिनमें जोन के सचिव कबीर सोढ़ी भी शामिल थे। पिछले पखवाड़े एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने भी अपने 10 साथियों के साथ महाराष्ट्र के गोंदिया में हथियार डाल दिए थे। लगातार सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि एमएमसी जोन लगभग खत्म हो चुका है। यह जोन 2016 में फिर से एक्टिव हुआ था और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जंगलों में माओवादियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। लोकसभा में वंदे मातरम पर हो रही चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। जब एनडीए सांसदों ने उनके भाषण में दखल देने की कोशिश की तो उन्होंने अपने साथ बैठे समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा किया और कहा कि इनको देख लीजिए, अब बैठ जाइए। अखिलेश का इशारा इस ओर था कि यही वह नेता हैं जिन्होंने फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराया, जो अयोध्या क्षेत्र से जुड़ी है और लंबे समय से बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति का मुख्य केंद्र मानी जाती है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी जीत ने दिखा दिया कि कम्युनल पॉलिटिक्स अब काम नहीं करेगी। फैजाबाद का नाम भले ही सरकार ने बदलकर अयोध्या कर दिया हो, लेकिन लोकसभा सीट का नाम अभी भी फैजाबाद है। यह वही क्षेत्र है जहां सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से अधिकतर सीटें इंडिया ब्लॉक यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जीती, जिससे बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला। अखिलेश इन दिनों अवधेश प्रसाद को पार्टी की प्रमुख दलित पीडीए रणनीति के चेहरे के रूप में आगे ला रहे हैं, जिसे राजनीतिक जानकार बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश मान रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को इंडिगो द्वारा सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान यात्रियों की मदद और रिफंड दिलाने की मांग वाली याचिका पर 10 दिसंबर को सुनवाई तय की है। यह मामला चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव क्वेडेला की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एयरपोर्ट पर हालात अमानवीय है और यात्रियों को रिफंड लेने में भी मुश्किल हो रही है। कोर्ट ने बताया कि सरकार पहले ही कुछ आदेश दे चुकी है, लेकिन फिर भी मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। गौरतलब है कि इंडिगो 2 दिसंबर से पायलटों की ड्यूटी और रेगुलेशन में बदलाव के हवाला देते हुए लगातार उड़ानें रद्द कर रही है, जिसके कारण यात्रियों की ओर से उसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।